नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम बात करने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो दिसंबर का पहला सप्ताह होगा, उसमें बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा? बट उससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि पिछले सप्ताह क्या हुआ। अगर पिछले सप्ताह देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो सुभाष जी ने रेंज दी थी, वो थी 58,000 से लेके 59,800 की और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया है, 59,897 टच किया है और अगर जो क्लोज हुआ है तो 59,752 पे रहा है और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में जो सुभाष जी ने रेंज दी थी वो 25,800 से लेकर 26,600 की दी थी, यानी कि पिछली बार उन्होंने 26,400 दिए थे, इस बार 26,600 दिए, इनको लगा कि बढ़ेगी और निफ्टी ने भी अपनी लाइफ टाइम हाई बनाया है 26,310। अगर पिछली बार का लाइफ टाइम हाई अगर देखें तो शायद 26,277 का था और जो क्लोज हुआ है 26,205 पे हुआ है। रुपये में भी भारी गिरावट हमने देखी थी लास्ट टाइम और अब रुपया थोड़ा सा स्थिर हुआ है, कंट्रोल हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि भाई आरबीआई ने थोड़ा सा हस्तक्षेप किया है, इंटरफेयर किया है, जिसकी वजह से रुपये की गिरावट थोड़ी थमी है। अब नेक्स्ट वीक जो मार्केट रहने वाला, कैसा रहने वाला है, इकोनॉमिक भारत की कैसी रहने वाली है और साथ के साथ जो ट्रम्प हैं उनके जो भी नए-नए अनाउंसमेंट आ गए हैं, उसको लेके क्या रहने वाला है, जो भी जीडीपी का एक नया डेटा आया है, उसके ऊपर भी हम सुभाष जी से बात करेंगे कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारा फोर्थ क्वार्टर होगा, अभी तो थर्ड क्वार्टर अभी दिसंबर में खत्म होगा, तो इसकी जो क्लोजिंग होगी, किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देखते हैं। जी। हाँ जी। जी, तो सुभाष जी सबसे पहले तो ये बताइए कि जो लाइफ टाइम हाई निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बनाया है, इसके पीछे क्या कारण रहा? हालाँकि मैं अगर आपके जो रेंज दी थी तो उसको देखते हुए तो वैसे ही लग रहा है कि भई आप तो शुरू से बुलिश थे इसके ऊपर कि भई लाइफ टाइम हाई बना सकता है और इसने लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा है कि ये लाइफ टाइम हाई बनाया और क्या आगे फर्दर भी हम इसमें कोई लाइफ टाइम हाई इसको भी तोड़ते हुए देखेंगे इसी महीने? इसी वीक बल्कि? हाँ, देखो रविंदर जी, आ, निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे आपने बताया है ना, बैंक निफ्टी 59,753 क्लोज हुआ है और जी, 59,898 तक टच किया है। जी, और निफ्टी 50 26,203 क्लोज हुआ है और 26,310 तक हाई गया है और बिल्कुल जो ठीक है। कि 26,277 को क्रॉस कर दिया और लाइफ टाइम जी, हाई है। हमने जी, भी मैं बोला था अपनी पिछली उसमें कि मार्केट जी, तेज है और ये इंडेक्स यहाँ तक आ सकता है। तो वही सब कारण है कि इकोनॉमी सही कर रही है। ये हमारा इकोनॉमी सही कर रही है। ये जीडीपी के सेकंड क्वार्टर जो 8.2 जीडीपी क्लोज हुई है जी, कि मनी कंट्रोल के ओपिनियन पोल 7.3 बोल रहे थे इकोनॉमिस्ट की क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। ड्यूटर्स का भी 7% से अबव बोल रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि 8.2 तक जा सकती है। ये 5 क्वार्टर क्लोज करके 6 क्वार्टर पे ये बनी है और इससे पहले क्वार्टर 1 2026 के अंदर 7.8 थी जीडीपी और पिछले साल कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 5.6% जीडीपी थी। और देखिए, ये जो हमारा ट्रम्प ने जो 50% टैरिफ लगाया था, जी, उससे कुछ एक्सपोर्ट हमारा सितंबर में कम हुआ और आगे आने वाले टाइम में कम होने की उम्मीद है। राजेश अग्रवाल कॉमर्स सेक्रेटरी है, उसकी 2 एक दिन पहले स्टेटमेंट आई थी। हुँ, उसने कहा था कि इस कैलेंडर ईयर के अंदर ट्रेड एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, पूरी पॉसिबिलिटीज है जो डेवलपमेंट चल रही है उसके बेस पे। हालांकि उसके एक डिस्क्लेमर भी था कि हुँ, एग्रीमेंट जब तक नहीं हो जब तक कहना बड़ा मुश्किल होता है, बट ही इज ऑप्टिमिज्म दैट कि कैलेंडर ईयर तक हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। नहीं हुआ तो भी मोदी गवर्नमेंट ने दिखाया है कि जो एक्सपोर्ट में हमारा जो अभी जैसे 8.2% जीडीपी आई है, तो इसमें एक्सपोर्ट हमारा 5 साढ़े 5% बढ़ा है और इंपोर्ट 10% से ऊपर बढ़ा है। तो इससे ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बड़ा है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकता है।
लेकिन जीएसटी रैशनलाइजेशन जो सितंबर 22 से एप्लीकेबल था और 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला पे बोला था, तो जी और सितंबर 22 में वो एप्लीकेबल हो गया था। तो उसमें ये पीरियड में ज़्यादा कोई इसका एडवांटेज जीएसटी रैशनलाइजेशन का नहीं आया। वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आएगा और उसी प्रकार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में और गैप बढ़ेगा और एक्सपोर्ट हमारा जो यूएस को जाता है जैसे हमारा टोटल ट्रेड 131 बिलियन यूएस डॉलर का है, इसके अंदर तकरीबन 85-86 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट था 24-25 में और हमारा ट्रेड सरप्लस 45 बिलियन यूएस डॉलर का था। तो एक बड़ा गैप होने की उम्मीद थी, लेकिन हमने काफ़ी एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री में करके इसको कम किया है। हालांकि अभी भी यदि ट्रेड नेगोशिएशन होता है तो बहुत पॉजिटिव है और दो क्वार्टर की यदि आप जीडीपी देखें 7.8% फर्स्ट क्वार्टर में, 8.2 सेकेंड क्वार्टर में, ऑन एन एवरेज 8% की जीडीपी फर्स्ट हाफ में है और सेकेंड हाफ के अंदर पूरे साल का सेकेंड हाफ में मान लो ये हम 7% का भी लगाते हैं तो ये हमारा या 6.8 लगाते हैं तो हमारा पूरे साल का फाइनेंशियल 26 का 7.3% जीडीपी आ जाना चाहिए। तो ओके जो कि बहुत नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट मच, है ना। तो ये उसके हिसाब से बहुत बढ़िया जीडीपी रहेगा। मतलब पूरे तो साल की जो आपको दिख रहा है कि 7.3% की जीडीपी आ सकती है। करेक्ट, इतनी आ सकती है। और अभी 5 दिसंबर 2025 को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी अपनी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाएंगे। उसके अंदर अब चैलेंज ये हो गया कि इतनी बढ़िया ग्रोथ और इतना लो इन्फ्लेशन, अक्टूबर का इन्फ्लेशन 25 पैसा ही था, जी सितंबर का 1.51 था और इन्फ्लेशन क्योंकि फूड इन्फ्लेशन माइनस में है, फूड इन्फ्लेशन घटा है और टोटल इन्फ्लेशन हमारा घटा है, डब्ल्यूपीआई भी कम है। तो ये इसका इम्पैक्ट काफ़ी लो रहने है। 2% जैसे हम रेंज दे रखा है 2 से जी 4 और प्लस माइनस 2%। जी तो उसको भी देखते हुए ये 2% से लो रहने की पूरी उम्मीद है और अगले साल 4% से पूरी उम्मीद है इन्फ्लेशन रहने का। तो हमारा ओके। जैसे तो यानी कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है और डेटा भी जिस तरह से पॉजिटिव आने शुरू हो रहे हैं, तो उससे क्या जो इकोनॉमी है उसकी स्थिति, जिस तरह से आप शुरू से काफी लंबे समय से कहते आए हैं कि भाई भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से इंटैक्ट है और ये ग्रो कर रही है और इसमें इन्वेस्ट करने का ये सही मौका है, तो क्या उन्हीं बातों को देखते हुए जो आप इतने समय से, मतलब अगर पूरे एक साल की हम डिबेट निकाल के देखें तो उसमें आपने हर बार यही कहा है कि इकोनॉमी भारत की बिल्कुल इंटैक्ट है, ग्रो कर रही है, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत समय की हर्डल्स हो सकती हैं लेकिन आने वाला समय हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ब्राइट है। देखो ऐसा होता है, बाहर की एक्सटर्नल फैक्टर कई नेगेटिव हैं और इंडिया का डोमेस्टिक फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिमांड बहुत अच्छी है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी है। मैं आपको पॉजिटिव भी बता देता हूँ, यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस हमारे होने के चांसेस हैं, ये पॉजिटिव है। जी रसिया जी यूक्रेन सीज फायर डेवलपमेंट, इसमें पीस की कोशिश जारी है, तो यदि ये हो जाता है बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट, अभी रिसेंट टाइम में यूएस का मार्केट पिछले वीक, इसी वीक मतलब 3-3.5% जी के रेंज में बढ़ा है। मतलब डो जोन 3.18% बढ़ा है, S&P 500 3.75% बढ़ा है इस वीक के अंदर और नेस्डेक 4.91% बढ़ा है। और नेस्डेक में भी क्या है कि एआई से रिलेटेड शेयर, वो काफी उसमें डाउट चल रहा है कि ये फंडामेंटल सही है गलत है, कोई सेक्शन इसको फंडामेंटल सही मानता है, कोई गलत मानता है और रेट बड़े हाई चले हुए हैं। अभी भी नेस्डेक पूरे महीने में देखो तो 1.5% से कम है, डाउन है। ये जी पूरा 4.91% बढ़ने के बावजूद भी, है नहीं। और जी
तो ग्लोबल क्यूज हमारे देखें पॉजिटिव है, और इंटरेस्ट रेट फेड ने भी 25 पैसा रिड्यूस करने के दिसंबर में उनकी भी है, और आरबीआई के भी 25 पैसा चांसेस हैं घटने के, और फाइनेंशियल कंडीशंस गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया है, एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, तो ये सारे पॉजिटिव हैं। फिर भी बिल्कुल। नेगेटिव है कि ग्लोबली जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है नहीं। बट इंडिया लेकिन की सुभाष जी, हमारा हमारा एक्सपोर्ट भी जो है ना, आई थिंक सितंबर से तो घटा ही है ना, हाँ, और खास तौर से जब ये ट्रम्प एक्सपोर्ट ने जो में टैरिफ लगाया उसके बाद। गैप जो है ना वो 41 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है अक्टूबर के अंदर, जो कि बहुत एबनॉर्मल है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का। तो ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी अभी है, नेगेटिव में मैं बोल रहा हूँ ये, जी जियो जी जी। इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट वॉलेटिल है, रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है, और ब्रांड और क्रूड के अगेन प्राइसेस थोड़े से बढ़े हैं, बड़े हैं। गोल्ड और सिल्वर के भी प्राइसेस थोड़े बढ़े हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको दिया है। यदि बिल्कुल। हम पिछले वीक में, आपने क्वेश्चन पूछा था कि पिछले जी वीक क्यों मार्केट बढ़ा, ऑटो जी इंडेक्स हमारा 0.62% बढ़ा है, फार्मा जी 0.59% बढ़ा है, हेल्थ केयर एंड मीडिया सेक्टर 0.55% बढ़ा है, ऑयल एंड गैस घटा है हमारा 0.69%, निफ्टी 50 वीकली 0.52 बढ़ा है, और जी सेंसेक्स 0.55% बढ़ा है, मिड कैप हमारा घटा है 0.11%, और निफ्टी स्मॉल कैप घटा है 0.27%, और इंडिया वीआईएक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स जो कि वोलेटिलिटी को बताता है वो 1.4% घटा है, अब 11.62 पे है। तो जी। ये है जो मैंने आपको बताया है। और बिल्कुल। एफआई की हम एक्टिविटी देखें तो अभी जी भी एफआई इस वीक जो है सेलिंग करी है उन्होंने। तो फ्राइडे को तो इन्होंने 3,796 करोड़ का सेल किया है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 4,148 करोड़ का बाई किया है। तो सुभाष जी, और एक बात बताइए कि मतलब ये जो एफआईआईज हैं, अब इनकी कन्विक्शन क्यों नहीं बन रही है कि हमारी मार्केट में बाइंग को लेके, नंबर वन। और दूसरा, अगर एफआईआईज बेच रहे हैं तो भी हमारा फिर ये निफ्टी और ये बैंक निफ्टी जो अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा है, तो इसको ड्राइव करने वाला कौन है अगर एफआईआईज बेच रहे हैं तब भी? देखो ऐसा है, अभी तक पूरे साल के अंदर आप देखोगे तो 7 लाख करोड़ की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की अब तक बाइंग हो चुकी है, जी। और इनकी जो सेलिंग हुई है 2,58,000 लाख करोड़ की हुई है। तो ओके। आप देखो नेट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कितना ज्यादा खरीदा है, इनकी सेलिंग सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन बिल्कुल ये सही एक बात है। साइकोलॉजी है डोमेस्टिक तो कि खरीद ही रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, इनकी इतनी बड़ी भी सेलिंग यदि नहीं हो और ये बाइंग पे हम्म आ जाए तो आप मार्केट कहाँ उम्मीद करोगे। फिर और बिल्कुल सही बात है, फिर मार्केट तो बचेगा ही नहीं लगता। हाँ, तो अच्छा सुभाष मतलब जी, है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एआई की बात की थी, तो मैं हाँ एक जी। चीज़ ये समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आजकल अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो एआई का मतलब दबदबा है, और एआई नो डाउट इसमें कि हमारी लाइफ में पूरी तरह से घुस रहा है, और आगे ऐसा लगता है कि यही हमें कहते हैं ना, ड्राइव करेगा। तो शेयर मार्केट के अंदर जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप रेंज देते हैं, आप मैन्युअली चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, या और भी जो एक्सपर्ट्स हैं इन सब चीज़ों को देखते पढ़ते हैं। तो जो क्या एआई भी इसमें रेंज वगैरह देने में, या इस तरह से जो आजकल बड़े लोग सारे टिप्स वगैरह भी देते हैं, क्या एआई इसमें किसी तरह से घुस रहा है? एआई तो जो एआई के थ्रू अपना पीएमएस मेंटेन करते हैं उनकी रिटर्न जी बहुत फंटास्टिक है। हम एआई का अभी इंडिया में कम यूज हो रहा है। हमारी इन्फोसिस, टीसीएस, महिंद्रा महिंद्रा टेक महिंद्रा, ये विप्रो, ये अभी एआई का यूज नहीं कर पा रहे, ये बहुत पीछे रह गए हैं। इसलिए हमारा जो आईटी सेक्टर है वो 19% गिर गया था टॉप से, दिसंबर 25 से 19% गिरा हुआ है। अभी 2-3-4% बढ़ा है, तो मतलब 14% आज की तारीख में भी गिरा हुआ है। तो ओके। मतलब क्या है कि एआई सेक्टर में हम बहुत पिछड़ गए हैं। अब जैसे ये एनवीडिया है जी नहीं, और अमेजोन, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये एआई का बहुत यूज कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर में, बड़े बड़े डेटा सेंटर 500 एकड़ के अंदर बना रहे हैं। तो ये क्योंकि एआई बहुत डेटा सेंटर का बहुत बड़ा यूज करता है, डेटा इज ए पावर, और इंडिया तो अभी सुभाष जी फिर क्या ये एक मेरा सवाल इस पे बड़ा स्वाभाविक सा आता है और बड़े सारे लोगों का इस पे आ रहा होगा कि अगर एआई इस तरह से हमारी लाइफ में आ रहा है और बड़ी काफी आसान बना दी है लाइफ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके फाइनेंशियल सेक्टर में और जो कंसल्टेंट हैं आपके यहाँ पे, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सलाह देते हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, तो उनका क्या भविष्य रहने वाला है? अगर एआई ही कब्जा कर लेगा, एआई ही एम्पावर कर लेगा, तो उनका करियर किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, रोल हमेशा जो होता है वो रोल चेंज हो जाता है, मतलब हमें अपना रोल फिर उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई एआई को यूज नहीं कर सकता, हर कोई। तो वही वही यही मतलब जो लोग एआई को नहीं यूज कर पाएंगे, जो लोग उसे अपने इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे लाइफ में, वो इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। मतलब ये नहीं है, क्या है कि ऐसे कंसल्टेंट होंगे जो आपको हेल्प करेंगे एआई यूज करने के लिए। बाकायदा एआई का सिलेबस आ चुका है, एआई की ट्रेनिंग आ चुकी है, अपने कई स्टार्टअप हैं वो एआई के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन बढ़ रही है। बड़ी कंपनियां जो है वो अभी इतना एआई का यूज नहीं कर पाए हैं इन कंपैरिजन टू ग्लोबल अमेरिकन की कंपनियों की वजह से कंपैरिजन में। राइट, तो सुभाष यानी कि जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनको अगर फील्ड में बने रहना है, इसमें काम करना है, तो उनको एआई तो सीखना ही सीखना पड़ेगा, यही बात हुई ना? बिल्कुल, एआई देखिए, जो अपने कोई भी बिजनेस ही है जो अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मोल्ड कर लेगा वो सस्टेनेबल है, अदरवाइज वो खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अपने आप को मोल्ड कर लेगा, जो कहते हैं ना तो इसी टेक्नोलॉजी के साथ प्रकार कदम से कदम मिला के। आपका भी रोल जो है ना, वो जी, जितना एआई आएगा उस हिसाब से आप अपना रोल को प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल और सही कह रहे हैं, आप तभी डेटा कर सकते कैसे हैं। ड्राइव करना है, कैसे हाँ, बेस्ट एडवाइस निकालनी है, ये भी एक आर्ट है। चीजें बहुत सारी बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन यू कैन नॉट ड्रॉ, यू कैन नॉट टेक आउट एंड इन बिल्कुल व्हाट फॉर्मेट व्हाट, बिल, तो वो भी एक कला है। तो वो बिल्कुल धीरे सही बात। धीरे। जो एल्गोरिदम बनाना है, यानी कि जिसकी बेसिस पे आप डेटा आउटपुट निकालते हैं, वो एल्गोरिदम तो आप ही को सेट करानी पड़ेगी टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेके कि भैया इसमें ये वाला डेटा अगर चाहिए तो उसका जो आउटकम होगा वो ये आएगा। तो सुभाष जी, ओवरऑल अल्टीमेटली बात यही निकल के आती है कि टेक्नोलॉजी का भविष्य अच्छा है, और यहाँ पे भी अगर जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है तो उनका जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर है या वो लिस्टेड है, तो उसमें भी आई थिंक इन्वेस्ट किया जाए तो वो भी एक अच्छा मतलब इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मतलब जैसे हम आईटी सेक्टर के बारे में मैंने बताया कि जी। हमारा आईटी सेक्टर दिसंबर 2025 में जो रेट थे उससे अभी थोड़े से 4-5% ग्रो किए, नहीं तो 19% तक डाउन थे, और अपनी हम्म। टॉप की कंपनियां हैं सारी आईटी जी सेक्टर के अंदर। जी 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 तो जी। इसलिए हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अच्छी आईटी हो कंपनी हो, चाहे मतलब गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को भी अपने आप को एआई का यूज करना पड़ेगा, ब्रोकर को भी यूज करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंडों को भी यूज करना पड़ेगा, पीएमएस को भी यूज करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इन एवरी सेक्टर, डॉक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, प्रोक्योरमेंट। अब ये सारे जो मिसाइल्स तेजस वजस सब एआई यूज्ड है, क्योंकि वो सामने वाली मिसाइल कहाँ आ रही है, उसको किस पॉइंट पे कितनी इसकी स्पीड है, हमारी कितनी स्पीड है, कैसे कौन साइड होगी, कैसे वो टच होगी, ये सारे एआई का खेल है, मिनटों सेकंडों में। हम्म। मतलब आप सोचो, एक मिसाइल 800 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, 1000 किलोमीटर, 1200 या 2000 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, और यहां से आप उसको डिफेंड कर रहे हो, तो वो सब एआई का ही गेम है। बिल्कुल। तो सुभाष जी, क्या इसी पे मतलब मैं रेंज आपसे लेता हूं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा कि भाई आपने कहा कि भाई एआई या टेक्नोलॉजी में हम लोग पिछड़ गए हैं, कि जिस तरह से अमेरिका चीजों को यूज कर रहा है, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, सब लोग इसका इस्तेमाल कर रही हैं, प्रयोग कर रही हैं। क्या
जो हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो एआई ड्रिवन नहीं हैं, उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती है। क्या नहीं आपको लगता है कि जो आईटी सेक्टर्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो उन ऐसे लोगों को मिनिस्टर्स बनाना चाहिए जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हों, उसके भविष्य को समझते हों, तो वो लोग शायद इसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट करवा पाएँगे? बिल्कुल सही है, क्योंकि मिनिस्टर की नॉलेज होगी, विजन होगा, वो इम्प्लीमेंट करा पाएगा, पॉलिसी बना पाएगा, इंश्योर करेगा। इसी प्रकार से जो सेक्रेटरी हैं, उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखते हुए गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती है। जैसे अभी हमारे वैष्णव जी हैं, नॉलेज जी, वाले हैं, तो जी। ऐसे आईटी की नॉलेज वाले हैं जो मिनिस्टर हैं, तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि भई सॉलिड नॉलेज भी होनी चाहिए और उसका विज़न भी होना चाहिए और तभी ये हुँ। इम्प्लीमेंट होगा। एग्ज़ैक्टली। तो सुभाष जी अब ये बात करते हैं कि भई जो बैंक निफ्टी की जो रेंज है नेक्स्ट वीक क्या रहने वाली है? अगर हम 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में देखें तो? देखिए, बैंक निफ्टी तो मैंने 58,850 और 60,650 58,850 और 60,650 1800 अच्छा की मतलब आप गैप का दिया है। हाँ, 1800 का गैप का तो दिया लेकिन आप 60,000 को पार कराने पे लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए सुभाष जी एक अभी मतलब इसका ना सेंसेक्स और से रिलेटेड मेरे दिमाग में लास्ट वीक भी क्वेश्चन था बट भूल गया था, मैं फिर पूछता हूँ। हाँ, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 25,850 से 26,650। 25,850 से 26,650 हुँ, यानी कि पिछली बार से आपने 50 पॉइंट और बढ़ा दिए हैं। पिछली बार आपने निफ्टी का 26,600 दिया था। हाँ जी। हाँ, हाँ। सुभाष जी, ये जिस तरह से बैंक निफ्टी बढ़ रहा है मतलब ये सेंसेक्स से कभी क्रॉस कर पाएगा क्या? मतलब बड़ा कहते हैं ना अजीब-सा सवाल है। देखो ऐसा है कि जी, कोई भी सेक्टर मतलब ऐसा होता है ये सेक्टर कि अभी कोई सेक्टर साइन कर रहा है, फिर कोई दूसरा सेक्टर साइन करेगा। एक ओके। सेक्टर साइन नहीं कर सकता, है नहीं? ये बैंकिंग सेक्टर है, अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, फेड की आनी है, तो ये मैंने जैसे पीछे बताया था पीएसयू के शेयर में भी तेज़ी है, बैंकिंग की परफॉर्मेंस बेटर है, तो इकोनॉमी बेटर होती है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा बेटर होते हैं। तो उनके हुँ, एनपीए जो होते हैं ना वो रिकवर हो जाते हैं, एनपीए कम होते हैं, क्रेडिट डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, इकोनॉमी जब बढ़ती है और रेट कम होता है तो ये सारे बेनिफिट स्टार्ट हो जाते हैं, डिमांड भी बढ़ जाती है ना? सेक्टर फिर इकोनॉमी फर्दर ग्रो करती है, तो ये एक विशेष सर्कल है और बिल्कुल इसी ठीक है। तो हाँ जी, जी, तो सुभाष जी मतलब एक बार मैं रेंज रिपीट कर रहा हूँ दर्शकों के लिए। हाँ बैंक जी, निफ्टी आपने दी है 58,850 से लेके 60,650 और निफ्टी दी है 25,850 से लेकर 26,650 तो ये नेक्स्ट वीक रेंज रहने वाली है। अब सुभाष जी 2-3 क्वेश्चन्स और हैं जो मेरे, एक तो हाँ, रुपए को लेके पूछना है आपसे, एक आप गोल्ड है और एक क्रूड ऑयल है। तो रुपया जो है अगर हम देखें अक्टूबर से लेके अब तक मतलब सॉरी मार्च से लेकर अक्टूबर तक तकरीबन रुपए में 3.5% की गिरावट आ गई है। क्या ये गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है? और अगर ये ज़्यादा है, तो इससे हमें या इंडियन इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकते हैं? देखो 18 बिलियन यूएस डॉलर ये एफपीआई अपना निकाल चुके हैं। जी। तो देखो एक्सपोर्ट सरप्लस था हमारा यूएस के साथ से वो अभी कम हो गया है। तो वो तो रुपी पे थोड़ा-सा स्ट्रेन पड़ा है ना और हुँ, ये एक कारण रहा है, तो रुपी हमारा वीक होने का, कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की मतलब हमें डॉलर हमारा ज़्यादा निकल रहा है, ट्रेड डेफ़िसिट बढ़ गया, हैं? और ये एफपीआई की सेलिंग बढ़ने से वो डॉलर निकल गया, तो पैसा डॉलर के रूप में निकल गया, इसलिए हमारा रुपी वीक हो रहा है। और दूसरा ओके। क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा ये है कि जिस तरह से आपने कहा गोल्ड में फिर तेज़ी देखी गई है, तो ये तेज़ी मतलब वैसे तो देखिए आपका जो फंडामेंटल मैं समझता हूँ काफ़ी मजबूत रहता है, आप जिस चीज़ पे स्टिक हो जाते हो वो देर-सवेर होके ही रहती है। तो आपका है कि भई गोल्ड
कभी ना कभी तो करेक्शन आएगा और बड़ा तेजी से आएगा, लेकिन अभी ये बढ़ भी रहा है, तो ये कहाँ तक बढ़ के जा भी कहाँ तक सकता है? इसका भी आपका कोई है अनुमान कि भाई आपने कहा है कि भाई इसमें सट्टा चल रहा है, तो ये जो सट्टा है कहाँ तक खींच के ले जा सकता है गोल्ड को? ये देखो, हमारे जो ईटीएफ है जी। वो 10 टाइम हो गए एक पिछले साल से। मतलब हम्म। क्या है कि आम इन्वेस्टर जो है ना, पहले गोल्ड में, अब रिकॉर्ड तो इंपोर्ट हुआ है गोल्ड और सिल्वर, है नहीं, और क्योंकि ईटीएफ की डिमांड भी बढ़ रही है, हम्म। गोल्ड ईटीएफ की, जी। हर कोई आदमी अब गोल्ड ईटीएफ में लगा रहा है पैसा। और पब्लिक जब टूट पड़ती है ना कि गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है, तो वो एक तो ये कारण होता है। वर्ल्ड वाइड मैंने फोमो जैसे बताया, फोमो हो जाता है लोगों को। देशों की, हाँ, जैसे इंडिया गवर्नमेंट खरीद रही है, अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है, इसी प्रकार सारे बैंक खरीद रहे हैं, तो जी। वो भी चल रहा है। तो ये डिमांड सप्लाई की वजह से है, और कोई खास विशेष नहीं है। और ये, खास विशेष नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से क्रूड ऑयल में भी हम पिछले वीक अगर हमने थोड़ी बहुत तेजी देखी है, तो ये मतलब तेजी और मंदी, अभी मंदी फिर इसमें चांसेस हैं, इसमें फिर भाव गिरने का कोई स्कोप दिखाई देता है, थोड़ा या कल अभी ये को थोड़ा सा ऊपर जाएगा? कल को रसिया और यूक्रेन की शांति वार्ता हो जाए, तो रसिया पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है वो हट जाएगी। देखो, अभी एक रिपोर्ट आई थी जी। जिसमें ये कहा गया था कि डॉलर, तो ये रिस्ट्रिक्शन क्रूड को हटेगी, सुभाष जी, रिस्ट्रिक्शन हटेगी तो उस कंडीशन में क्रूड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? नीचे, नीचे जाएगा। जी। हाँ, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी, रसिया की सप्लाई रुकी हुई है, एकदम हम्म। सप्लाई बढ़ेगी। और दूसरी बात, एक रिपोर्ट आई थी कि 3 साल के बाद, ये जेपी मॉर्गन की, कि 3 साल के बाद क्रूड के प्राइसेस $30 पर बैरल हो सकते हैं, जो अब ओके। 61 है जी। क्रूड के प्राइसेस। मतलब इतना नीचे जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म इतना व्यू नीचे जा सकता है, मतलब डाउनवर्ड है। काफी गिरावट हो जाएगी, बिल्कुल, मतलब हाँ, यानी कि आधी ही हो जाएगी आज की तारीख को, अगर मोटा मोटा हम मतलब मान लें। हाँ, आप देखो तो, क्योंकि बिल्कुल। रिपोर्ट में, हाँ, बिल्कुल ठीक है सुभाष जी। तो ये जो थी बातें हमारी, आपने बताया कि भाई मार्केट कहाँ जा सकता है, कैसे जा सकता है, क्यों मजबूत हो रहा है और क्यों कमजोर हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपने लेके कहा है कि अभी भी आप और बुलिश हैं, अभी आपको लगता है भी जो लाइफ टाइम हाई बनाया है इसको भी तोड़ने की संभावना दिखाई देती है। तो एक बार मैं दर्शकों के लिए फिर से चलते चलते रिवाइज कर देना चाहता हूँ, रिपीट कर देना चाहता हूँ रेंज। बैंक निफ्टी है 58,850 से लेकर 60,650, और निफ्टी जो है 25,850 से लेकर 26,650 रहने की संभावना है। पिछले वीक दोनों ने, बैंक निफ्टी और निफ्टी ने, अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ दिया है, और सुभाष जी ने जो रेंज दी थी वो उसी रेंज के अंतर्गत मार्केट में ट्रेड करी है, और न्यू रेंज अब आपके सामने है। तो जैसा आप देखते हैं कि जो सुभाष जी का एनालिसिस है हमेशा सटीक होता है, लेकिन साथ के साथ हम यह भी कहते हैं कि यह जो डिस्कशंस है, ये जो एनालिसिस है, हम किसी भी तरह से आपको रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप क्या खरीदें और क्या बेचें, क्योंकि जब भी आपको कुछ खरीदना है और कुछ बेचना है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए, ना सुभाष जी, किसी भी तरह से खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद।